गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठाते, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लगाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ें दूर दूर तक जा भी नहीं है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पर रहिए, अपनी बात पर रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे बात करते हैं कनाडा के अंदर, जैसे आपको पता है कि ट्रम्प साहब जो है टैरिफ लगाने का शोर मचा रहे थे, तो अब वो फ्राइडे को टैरिफ लगने वाला है। 25% टैरिफ लगेगा या 30% टैरिफ लगेगा। तो आप बताइए कि इस मुल्क के क्या हालात होंगे। आपने देखा है कि मुल्क के हालात तो दिन ब दिन यहाँ के भी बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हमेशा हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स लेकर आते हैं, पाकिस्तान के और इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और बात करते हैं, मगर आपने देखा यहाँ पे भी दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि बच्चे जो हैं बस समझ लें टेंशन में आके वो चर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म का नशा कर रहे हैं, और फिर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, उन्होंने वारदातें शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन मुल्क के हालात खराब होते चले जा रहे हैं। आप देखें पहले कितना अच्छा ये कंट्री था, मगर आज इस कंट्री का ये हाल किसने किया और किस नतीजे पर वो पहुंच चुका है, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मगर लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो इमरान खान अभी जेल में बैठे हैं, तो क्या ये जो तहरीक है इसकी कोई शोर नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं मची हुई, तो ये तहरीक का क्या अंजाम होने वाला है, ये तहरीक आपको क्या लगता है कि कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पे गुफ्तगू करेंगे। बस लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। तो बात करते हैं इरफान भाई से। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी आप ये कॉल करी, ये तहरीक का क्या तहरीक का क्या होगा अंजाम, इस पे हम बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं कि जो ट्रम्प ने अभी 25% फ्राइडे को टैरिफ लगा रहा है, इससे आप क्या, इस पे क्या रोशनी डालेंगे आप? जी जी, आपके साथ एक और भी मेहमान है? जी मेरे साथ तिवारी साहब हैं और है ना वसीम भाई हैं। अच्छा अच्छा, उन दोनों को भी सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, बात ये है कि जो तहरीक की आपने बात की है, शोरो गुल तो बहुत सुना था हमने उसका, लेकिन आज तकरीबन वहाँ पे पाकिस्तान में 29 जुलाई हो गई, और क्या कहते हैं सॉरी अगस्त हो गई, नहीं जुलाई, और अरे जुलाई हो गई, 5 अगस्त को तहरीक है, मगर अभी तक 8 दिन है, 8 दिन में अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक उसकी कोई जो सूरत हाल है वो नजर नहीं आ रही है। बहुत कम दिन रह गए, मगर सूरत हाल ऐसे लग रहा है कि कुछ लग रहा है कि कोई तहरीक का सारो गुमान ही नहीं है मुल्क के अंदर। नहीं, मैंने जैसे कहा था कि लास्ट टाइम कि वो जो आपके शो में आए थे पीटीआई से, पाकिस्तान से सलमान साहब, वो बहुत पुरानी बात हो गई इरफान भाई, वो तो बहुत पुरानी हो गई अभी नहीं। हाँ तो काफी पुरानी हो गई ना। उसमें आपको देखें सुबह सियासत में क्या होता है और शाम में क्या होता है, चंद लम्हों में क्या हो जाता है सियासत के अंदर, तो अभी वो बात तो छोड़ ही देना। सुबह क्या होता है, क्या सुबह होता है, जो भी चीजें यही तो कहीं घंटों में सियासत चेंज हो रही है, पॉलिटिक्स तो घंटों में चेंजिंग आ जाती है।
जो भी चीजें होती हैं उनकी कड़ियां जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ। ये मत कहिए कि पिछली बार खत्म हो गई तो अब नहीं, ये सब जो है ना एक साथ कनेक्शन होती हैं एक दूसरे के साथ, और ये फिर आगे एक लिंक बनता है और उसके बाद ये चीज होती है। बात ये है कि जब तक लीडरशिप नहीं आपकी फ्रंट पे आती, आप तहरीक को में जान नहीं डाल सकते, समझिए ना। और तहरीक में जान डालने के लिए एक फ्रंट मैन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आवाम तो बैठी हुई है आपके साथ देने के लिए, लेकिन बात यह है कि जब तक आप उनको रहनुमाई नहीं फरमाएंगे, उनकी क़यादत नहीं करेंगे, वो आवाम जो है वो तो ऐसे ही है जैसे खुल्लम खुल्ला भेड़ बकरियां होती हैं। तो भेड़ बकरियों के लिए भी एक चढ़ावा होता है। तो मकसद मेरा कहने का है कि मैंने अभी एक सुनी थी बात डॉक्टर साहब से, नाम उनका क्या भूल रहे हूँ, डॉक्टर अब्दुल रहमान के क्या है उनसे, कि कुछ दिन पहले इमरान खान से एक सहाफी जेल में मिले थे, तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक और ये चीजें जो हैं ऐसे ही चल रही हैं और आपका जेल में रहना ऐसे लग रहा है कि पक्का है, बाहर आना अभी मुश्किल लग रहा है। तो इमरान खान बड़े मुतमिन थे, उन्होंने बड़े अच्छे, ये चंद दिनों की पहले की बात है, उन्होंने जवाब दिया कि बात यह है अब उनकी जो सियासी बसीरत है ना, उससे बढ़ के समीना उनकी बसीरत जो है वो रूहानी हो गई है। उन्होंने कहा देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो जेल में रहे थे 6 साल तक, और उन्होंने यानी कि आप लोगों का कहने का मकसद ये है कि चाहने वाले जितने भी इमरान खान कहेंगे वो इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि आपके अंदर रूहानियत आ चुकी है। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जेल में रहे थे तो वो भी अब जेल में रहेंगे, बाकी जिंदगी वो जेल में काटेंगे। इसलिए कारकुन जो है ना कोई जोश में नहीं आ रहा है, जो जोश और खरोश नहीं दिखाना चाहते। अब वो चाह रहे हैं कि उनका लीडर जेल में रहे। अब ये कहना चाह रहे हैं अब हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, हर चीज में जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन जो बाहर बैठे हैं अब कौन है, वो अलीमा बाजी है ना, वही तो कर रही है सब कुछ। आप मुझे बताइए कि कोई भी उनका सियासी कारकुन या कोई ऐसा लीडर है जो इस वक्त लगा हुआ है अपना इस मामले में, तहरीक के मामले में कोई आगे बढ़ चढ़ के कोई क़यादत कर रहा हो, बता दीजिए मुझे। जब आपके पास ऐसे कारकुन होंगे या ऐसे आपके पास वो लोग होंगे तो क्या तहरीक का खाक चलेगी? तहरीकें चलती हैं, लोग ये कहना, फिर आप ये बताएं, ये बात करें कि तहरीकें वाकई में तहरीक नहीं चल रही है, तहरीक का कोई भी नहीं नजर आ रहा, कोई हलचल नजर नहीं आ रही, इसलिए कि उनके कारकुन ही अंदर बैठे हुए और जो है बाहर वो उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है। वो चाह ही नहीं रहे तहरीक स्टार्ट की जाए, वो नहीं चाह रहे, वो जाने देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर तहरीक कहाँ से कामयाब होगी? नहीं, कारकुन की बात नहीं हो रही, जो उसको लीड करने वाले हैं वही जो है वो जो लीड करने वाले हैं वो कुछ तो अंदर है, जो बाहर है लीड करने वाले वो लेने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नहीं है। वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं जी, ना प्रॉब्लम ये आ रही है। लेकिन जो असल कारकुन है ना छोटे लेवल पे, छोटे ओहदों पे, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम कहा था कि जैसे एमक्यूएम करती थी ना, सेक्टर इंचार्ज से शुरू करती थी, उसके पास इख्तियार होता था, उसको गिरफ्त को पकड़ती थी कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े बड़े बने हुए ना, मुरव्वत हो गए, अमीन गंडापुर हो गए, ये लोग हो गए, ये अपनी चीजें चला रहे हैं। जो नीचे के कारकुन हैं, वर्कर हैं, सेक्टर पे काम करने वाले, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ज्यादा ये तहरीक का चलना बहुत मुश्किल है जब तक के मूवमेंट जो है वो नीचे से जोर नहीं पकड़ेगी। और ये भी मुमकिन है कि एक चीज ऐसी भी हो रही है चुप के पाते कि सारी मूवमेंट अंदर ही अंदर हो रही हो और एकदम 5 अगस्त को आपको कोई रेवर जो है आवाम का ऐसे तो नजर आने के चांसेस नहीं नजर आ रहे। कितनी दफा तो तहरीकें चली और स्टॉप हो गई, तहरीकों में कोई कामयाबी नजर ही नहीं आई है, जिस तरह के आपके सामने की बात है। अब इस पे तो इमरान खान ने कहा था कि फाइनल है और ये हमारी जो तहरीक होगी बहुत जोशो खरोश से होगी, मगर हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद नजर आ रही है, इसलिए कि हुकूमत को लग रहा है कि वो तहरीक चलाने ही नहीं देंगे और ना ये कामयाब होंगे। ऐसे ही शोर मच रहा है, ऐसे ही बंद हो जाएगा ये। देखिए बात ये है कि आप कुछ भी इसको उम्मीद कर सकते हैं
आप ये इस अभी तरह आप से कह रहे थे कि उनके बेटे जो अमेरिका में गए हुए हैं उनसे कुछ उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं, जो आपकी बात हो रही थी मेरी। देखिए उनका जो टास्क दिया हुआ ना इमरान खान ने उनको, वो तहरीक का तो मुझे नहीं इल्म। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का आना बहुत मुश्किल है। 70% चांसेस हैं जाने के, और मैं अपने बयान पे अभी भी कायम हूँ कि उनका आना तहरीक के अंदर मुश्किल है। लेकिन वो बाहर बैठ के आउटसाइड होके मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उस अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए कानूनी कोशिशें जारी रखेंगे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी इस मुकदमे को दर्ज कराएं इमरान खान की रिहाई के लिए। तो वो अपनी जो मूवमेंट है वो तहरीक से हटकर लीगली फाइट में वो मसरूफ हैं। और मेरा ख्याल है कि वो सेनेटर जो है अमेरिका के, उनसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो अपनी वालिद साहब की रिहाई के लिए पूरे अज़म है और पुरजोश है, और अपनी जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको वो कर रहे हैं। जी। इसका होना वाना कुछ भी नहीं है। आप देखें 2 साल 3 साल हो गए, ये तमाम कोशिशें जब पाकिस्तान की आवाम नहीं छुड़ा सकी, उनके बच्चे आ रहे, ठीक है, वो किसी भी तरह से, ये एक तरह का मैं समझता हूँ कि एक फिजा कायम की जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कुछ होगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, आपकी फौज इतनी स्ट्रांग है, आपकी एजेंसीज इतनी स्ट्रांग है कि वो बाहर वालों को भटकने नहीं देती। बड़े बड़े मुल्कों की नकील डाल के रख दी उन्होंने। तो ये तो छोटी सी एक पार्टी है भाई। आपकी बात सही है। मैं आपको बता दूं कि जो खौफ होता है ना, खौफ, उससे तहरीकें नहीं आती। जब तक आवाम के अंदर खौफ बिठा दिया गया हुआ है, और लीडरशिप ही इस खौफ को यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो खौफ बैठा हुआ है आवाम के अंदर, वो खौफ से आवाम बाहर नहीं निकल रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, उस खौफ को मिटाने के लिए लीडरशिप ही काम आती है। वही आगे बढ़ती है और तकरीरें करती है और अपने अल्फाज से लोगों को पुरजोश करती हैं, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा। तहरीक में आपका दम नहीं है ना पाकिस्तान के। देखे कोई भी इस वक्त जमात ऐसी नहीं है, कोई ऐसी नहीं कि जिसपे कहीं दम हो। हाँ जी, इंतजार करो, मैं बोलूं कुछ। अभी आप तहरीक के खिलाफ, तहरीक के लिए तो आप क्या, आप दूसरे टॉपिक पे बात कर लें, वो ट्रम्प का तहरीक के लिए तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो लोग भी उसको समर्थन करने वाले, सपोर्ट करने वाले, या जहाँ पे बात हो रही है कि एक तरफ गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, और दूसरी तरफ आम पब्लिक है, तो उसमें मैं कहता हूँ जाओ बैक में वापस जाओ। जब ब्रिटिशर्स से लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे जनता के पास में, पब्लिक के पास में हथियार नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स से जब लड़ाई लड़ी गई तो उसके अंदर में फिर जब लोग खड़े हुए, उन्होंने मार्च करना शुरू किया, या जेलों से जैसे गांधी ने किया था उस टाइम पे, सारा कुछ जो लीड किया था कि भाई जेलों का डर लोगों के दिमाग से हट जाए, निकल जाए। और उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को वापस जाना पड़ा। तो वो सारी चीजें हुई। अब इमरान खान साहब हैं, उनकी अपनी प्रेस्टीज वो आनंद कर दिया। बिल्कुल ये भी है कि वैसे ही आपके पास में एक लीडर से काम नहीं चलता, बस कई एक लीडर्स होने चाहिए पब्लिक के लिए, जो कि एक के बाद में सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फोर्थ इन कमांड, वो उसके बाद में आगे चला सके। ये ढंग से होना चाहिए। और रहा सवाल बाकी, तो जब आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलते हैं, और जो बहुत सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसमें आती है असहयोग, यानी कि नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, ओके, टैक्स नहीं देना, या आप जो है जो भी इस तरह की मूवमेंट है जिसमें पब्लिक जो है इन्वॉल्व होती है, तो पब्लिक जहां हथियार उठते हैं, जहां लड़ाई हो, जहां खून खराबा होता है, किसी एक ने भी गोली चला दी, लाठी चला दी, पुलिस या फिर गवर्नमेंट को सबको मौका मिल जाता है कि भाई ये तो यहाँ पे गुंडे लोग हैं, हथियारबंद लोग हैं। तिवारी साहब, आपसे आज है ना, मुझे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। आज आपका काफी टाइम के बाद आज आपका सेनेट का इजलास हुआ था, उसमें आपके जो वजीर दिफा है वो आए और राजनाथ सिंह आए। तो आज वहां सुना है कि राजीव क्या नाम है उनका, गांधी, जो राहुल गांधी है, उनके साथ उनके बड़े आर्गुमेंट्स हुए। तो जरा उसका हाल अहवाल बताएंगे आज आपके सेनेट के इजलास का? जी, सेनेट के इजलास में तो आपके बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। बेतहार साहब उन्होंने ना मोदी को बहुत ज्यादा कहा कि ये देखें कि अब तो सारे सबूत आ गए कि आपने 4 आपके तैयारे दबा कर दिए पाकिस्तान ने। उन्होंने बड़ा आवाज उठाई कि आप क्या, जो आप लेकर आए थे, क्या कहते हैं, वो जो संदूर पॉलिसी जो लेकर तहरीक चलाना चाह रहे थे आप।
जी, मैं आपको इसका बताता हूँ कि देखिए ये जो है मानसून सेशन जो है वहाँ पे शुरू हुआ है और अपोजिशन पार्टी पहले से ही तैयार थी। यही डेमोक्रेसी होती है कि सरकार, तो डेमोक्रेसी के अंदर में उन्होंने सवाल उसके ऊपर उठाए हैं और सवाल वो उठाए हैं और सरकार को जवाब देना पड़ा। तो अभी इस वक्त में राहुल गांधी की स्पीच जो होगी आज होगी, राहुल गांधी और प्रियंका की जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, और उसी के साथ में नरेंद्र मोदी को भी उसका जवाब देना पड़ेगा। रहा सवाल बिल्कुल सही कहा आपने कि जयशंकर से लेकर के डिफेंस मिनिस्टर तक ने सबने गोलमोल जवाब दिए, क्लैरिटी नहीं की कि जहाज कितने गिरे उनका। उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक लाइट नोट में ये कहा, मैंने राजनाथ सिंह को जो सुना, उन्होंने कहा देखो कोई स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने तो सवाल ये नहीं होता कि उसकी पेंसिल की नोक टूट गई, ओके, या उसके किसी पेन का कुछ ऐसा हुआ, कुछ छोटा सा रबर टूट गया या कुछ भी ऐसा हो गया। तो बोले इस चीज को इसमें ये नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट कितना अच्छा करके आया है। तो उनका जो नुकसान हुए हैं उसके ऊपर काउंटिंग अभी भी नहीं दी है। कहा यही है कि हमने जो पाकिस्तान के अंदर टारगेट करना था वो किया है। अपोजिशन वहां पर टारगेट कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि यही चीज, अपोजिशन को आप जेल में नहीं डाल सकते, जैसे पाकिस्तान के अभी मैं सुन रहा था। अच्छा तिवारी साहब, ये तो हुकूमत का बयानिया आप बता रहे हैं, लेकिन बहसीत आप एक जर्नलिस्ट से बड़ी अच्छी जर्नलिज्म करते हैं, मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम सुने, आपने इंटरनेशनल मीडिया भी देखा, आपकी अपनी जाती तहकीक क्या कहती है ये नुकसानात जिसको हिंदुस्तान कवर करने की कोशिश कर रहा है, वो तो हुकूमती बयान है, आपकी तहकीक क्या कहती है? देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी नुकसान हुआ है इसको जाहिर नहीं करने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका लोगों का कॉन्फिडेंस आप में जाता है कि आप साफ साफ बता नहीं रहे। जब फायदा बताते हैं नुकसान भी बताना है। जब किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट की जब बात करते हैं तो देखा जाता है भाई क्रेडिट कितना, डेबिट कितना है, क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ। तो ये गवर्नमेंट का कोई भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब कुछ समय ऐसा होता है कि जिसमें तुरंत नहीं बताते हैं। जैसे कोई भी मुल्क जो हार भी रहा हो, जैसे ईरान और इजराइल की बात करें तो दोनों ने कभी ये नहीं बताया कि एक मुल्क कह रहा कि भाई हमने इतना नुकसान कर दिया, दूसरा कह रहा हमने नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को झुठला रहे हैं, दोनों कह रहे हैं एक दूसरे को जीत रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप इसी ढंग से समझिए कि जैसे पाकिस्तान के अंदर में है, इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन पाकिस्तान कह रहे नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपके यहाँ का बताओ, ठीक है? तो ये अभी सिचुएशन दोनों तरफ से चल रही है, क्योंकि और इसमें आप ये देखें ना कि वो तो हार मारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इंडिया सबसे बड़ा मसला ये है, इंडिपेंडेंट मीडिया का काम है कि वो सच्चाई निकाल करके बाहर लेकर के आए और बताए पब्लिक को। इसीलिए आज से डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मगर आपका मीडिया तो आपको पाबंदी लगा रखी है ना, आपकी गवर्नमेंट ने तो मीडिया आजाद ही नहीं है, आपके मीडिया पे तो पाबंदी लगा रखी है। मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं। वो कह रहे थे कि मीडिया को बोलने की इजाजत ही नहीं है इंडिया में। बिल्कुल, ये निहायत बकवास बात है कि मीडिया को कोई पाबंदी नहीं। रोज के रोज अपोजिशन आकर के चिल्लाता है, बोलता है, कहता है, सुनाता है। वहां पे सारे के सारे प्रोसेशन हो रहे हैं, सारी चीजें पब्लिक को फ्रीली बोलने की, कहने की, सब चीजों की आजादी, और मीडिया दब के नहीं चलता। हाँ, वो अपना फायदा जरूर देखता है कि इस लिहाज से कि भाई अगर हम अभी मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट में अगर हम करेंगे प्रोग्राम तो जाएगी। अगर मीडिया सब कुछ सही करता है, मीडिया मौजूद है। जी, आप अर्ज कर रहे हैं कि मीडिया सब कुछ आजाद है, सब कुछ कर रहा है, तो वो गोदी मीडिया क्या था उसके बारे में देखिए मैं देखिए पहले तो गोदी मीडिया का मतलब समझिए, जो किसी की गोद में बैठ जाए, यही कहते हैं ना, मोदी और गोदी कर दिया। तो क्या होता है कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है और होता रहा है कि नहीं, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं ना कि मीडिया बोलने, तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। पहले आप ये कह रहे हैं कि मीडिया पे कोई दबाव नहीं है, ये सब बकवास है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई मेरे, अगर ये सब बकवास है और हकीकत नहीं है इसमें, आपके मीडिया की आप कह रहे हैं हकीकत बता रहे हैं, तो फिर आज ही की मीडिया के लोगों ने ये बातें शुरू कर दी, गोदी मीडिया। तो राइट, तो फिर मकसद है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना वहाँ पे। देखिए बताता हूँ आपको, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, और ये हमेशा होता आ रहा है। जिस वक्त में कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, मैं इन्हीं टीवी चैनलों को और मीडिया को देखता था कि वो कांग्रेस गवर्नमेंट की चापलूसी करते थे हर टाइम पे। सरकार की, मिनिस्टरों की बातें, ये हुआ वह हुआ, उनको लेके आते थे, ठीक है। उसके बाद में जिधर जिधर वो देखते हैं
ऊंट जिस तरफ करवट बदल रहा है उस तरफ वो भी करवट बदल लेते हैं। जब वो देखते हैं कि अपोजिशन पावर में आ रहा है तो उनको लगता है कि भाई कहीं ऐसा नहीं गड़बड़ हो जाए कि आखिर में ये हमें नुकसान पहुंच जाए, तो फिर वो अपोजिशन को भी जगह देनी शुरू कर देते हैं। तो जब मीडिया एक तरफा किसी भी सरकार के पक्ष में जाता है तो विपक्ष का काम है कि मीडिया को बताना कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो इसीलिए गोदी मीडिया का नाम आया, क्योंकि सबरे पब्लिक ने भी देखा इस बात को कि कई सारी चैनल्स जो हैं वो खुल करके बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोले भाई अपोजिशन की जरूरत, फिर आपको सरकार की क्या जरूरत है जब एंकर ही होस्ट ही उसके सपोर्ट में जा रहा है। तो ये बात आती है। अगर आपका भारत ये तैयार नहीं है ना मानने के लिए कि उसको कितना नुकसान हुआ, भारत को बहुत नुकसान हुआ 4 दिन की जंग में, मगर वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। भारत को सुनिए, भारत को जो है नुकसान जो आप बता रहे हैं वो अभी तक में, जैसे मैंने कहा कि वो बाद में बात आएगी जरूर, क्योंकि ये छुपा हमेशा के लिए नहीं सकते कि भाई कितना नुकसान हुआ, आएगा जरूर, क्योंकि अपोजिशन भी सामने है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए थे उसका जमीन पर कोई सबूत नहीं मिला कि कहीं कोई पर्टिकुलरली नुकसान हुआ। जो एक बीच में पाकिस्तान की तरफ से बात आई गई थी कि S-400 जिससे जो रशिया से लेब मंगवाया इंडिया ने, वो S-400 तबाह हो गई। तो मोदी दूसरे दिन वहां खुद गए और उनके पीछे S-400 पूरी तरह से दिखाई जा रही थी। तो 400 का कितना कहा के तबाह हो गए जी, मैंने इसी डिस्कशन के अंदर में बात आई थी। मीडिया में भी, अरे सुनिए, मीडिया में भी बात आई थी, उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा मतलब है, मेरी बात सुनिए, आपके मीडिया से कोई बात बुद्धि हो ऐसी, हमारी मीडिया में कोई ऐसी खबर नहीं आई थी कि 400 जो है तबाह हो गया। मैंने सुना पढ़ा कि भाई पाकिस्तान की, हाँ तो वो हो सकता है वो मैंने खुद सुना, सुनिए, मैंने डॉन से लेकर के बात आई हो, मैंने खुद इसको सुना। वो आपके मीडिया में ऐसा होता है कि वो बगैर तहकीक के रिपोर्टें शुरू कर देते हैं देना, इसे ब्रेकिंग न्यूज के लिए और व्यूज के लिए उनके यहाँ बड़ी कंपटीशन हो जाता है। दुनिया वो ये ब्रेकिंग न्यूज सुनिए, उनके पेट में ना मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। हम असली सवाल पे पहुंचे ना, मीडिया ने कौन से मीडिया ने कहाँ झूठ बोला और कौन कौन क्या क्या कह रहा है, अगर उस पर हम चलेंगे तब तो हो गया। हम खुद भी मीडिया के अंदर में हैं तो हम बहुत ज्यादा मीडिया के खिलाफ भी नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया ही है जिसके माध्यम से हम नहीं जाएंगे, हम हकायक पे बात करेंगे, हकीकत पे। हाँ तो मीडिया कर रहा है अपना काम। सुनिए, आप कमाल बात करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमने और उनमें क्या फर्क रह गया। सुनिए, हमारा यहाँ पे हमें जाना चाहिए ना कि हमें सच को सामने लाना चाहिए, झूठ के पर्दे को हटाना होगा, हमें झूठ को, जो नकाब, झूठ का नकाब चढ़ा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा ना आपको। तिवारी साहब, सच को तो लाना होगा सामने। समीना जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं। जी जी, नहीं मगर आपने ये कहा कि हमें मीडिया में है तो हमें मीडिया का को बुरा नहीं कहना चाहिए, मगर हमें एक सच तो बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए सुनिए, मीडिया को अगर खत्म कर दिया तो डेमोक्रेसी खत्म है। मीडिया को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, मगर जो झूठा मीडिया है उसके लिए तो आवाज उठानी चाहिए, सच्चे मीडिया को लेकर आए। वो झूठ का नकाब हटाना होगा आपको जी चेहरों से। उसका पर्दाफाश खुद मीडिया ही करता है जी। तो ये अभी तो ये मीडिया का ये काम है, यहाँ की मीडिया का ये काम है कि हम झूठ को लेकर सामने करें, मेरी बात सच को लेकर आए, झूठ को दफन करें अंदर से। जी सुनिए, ऐसा है कि जिस एब्सोल्यूट ट्रूथ की आप बात कर रही है वो कहीं संभव नहीं होता। लेकिन सुनिए, यहाँ मैं कनाडा का एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि पियर पोलिवे की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने जो 2024 ये चुनाव के अंदर में इलेक्शन में रखा था, उन्होंने इलेक्शन में वो खुद हार गए ना पियर पोलिवे तो अपना इलेक्शन, मगर अभी होने वाले इलेक्शन था कि भाई सुनिए, उन्होंने कहा था कि हम CBC को जो है फंडिंग कट कर देंगे, क्योंकि ये प्रो लिबरल है, गवर्नमेंट की साइड लेता है पूरी तौर पे। और यहाँ कनाडा के अंदर में भी बहुत सारे मीडिया है जिनको क्लियरली आप कह सकते हैं कि कोई कंजर्वेटिव है, कोई लिबरल है, ठीक है। और वही यही अमेरिका में भी हाल है, ठीक है। तो जहां पर दोनों लिहाज से हैं। और इंडिया के अंदर में क्या हुआ है कि बहुत सारे अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इतने हैं, आ गए हैं, और वो चूंकि अब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में, ऑनलाइन मीडिया के साथ में, यूट्यूब चैनल्स के साथ में आ गया है कि वो बख्शते नहीं है और उनको मेरा एक सवाल है आपसे। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मीडिया वो है बरतता नहीं है। आप जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी, ये महीना पहले जो हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जो है वो अपडेट कर रहा था एवरी मोमेंट में कि इंडिया कितने जहाज गिर गए, 3 गिर गए, 2 गिर गए, 4 गिर गए। और आपका तमाम का तमाम इंडिया का जो है वो यही कहा जा रहा था कि नहीं, एक जहाज भी नहीं गिरा।
तो फिर ऐसा ऐसा आगे कि नहीं, एक गिरा, फिर 2 गिरे, फिर 3 गिरे, फिर 4 गिरे, यानी कि अभी इसका भी नहीं पता। सुनिए, अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक भी कंफर्म नहीं किया कि कितने गिरे हैं। अरे वो क्यों करेंगे, उनको शर्म आती है ना। आपका ही मीडिया जो है ना शोर मचा रहा था कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बता दीजिए कि पाकिस्तान में जो इंडिया ने अटैक किया उसका क्या कहाँ नुकसान हुआ, बताइए। अरे वो तो कुछ नजर ही नहीं आया। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुनिए क्या होता है कि सुनिए, इस बात को थोड़ा अलग होकर के सोचिए कि जो गवर्नमेंटें हैं वो मेरे और आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, और अगर आप सोचते हैं कि उनका काम है सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के काम करना, वो नहीं करते। वो हर गवर्नमेंट जो है अपने नुकसान को कम बताती है, अपने फायदे को ज्यादा बताती है, ठीक है। और आज की तारीख में अभी बात जब बीजेपी को पकड़ा उन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान ने हमारे साथ में आके कहा कि भाई हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो अभी सवाल उनसे किया गया कि जब आपके पास में सारी ताकत थी तो फिर पाकिस्तान को अपने घेरा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया बीच में। तो वो पोजीशन जो है वहां पे काम कर रहा। तो सर क्या ये तो डिबेट समीना गलत बयानी आज किया यहाँ उन्होंने कि पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि सीज फायर करना चाहते हैं। देखिए आपका जो इंडियन है, जो भारत है, वो सी फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। आज आपने बोला था कि आप कनाडा के बारे में बात करेंगी, टैरिफ के बारे में बात करेंगी, लेकिन हम फिर इंडिया पाकिस्तान में चले गए। वही ना, आप लोग चले गए, वरना मैंने तो आपको टॉपिक दिया था। मुझसे सवाल मैंने कहा कि मैंने ये कहा था कि जो टैरिफ, मैंने अपना इंट्रो में भी कहा कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है उससे उसको क्या नुकसान होंगे, मगर आप लोग लेके चले गए इंडिया भारत भारत और पाकिस्तान लेकर आ गए आप लोग की। अभी जंग की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है दोबारा से सोच रहा है जंग करने के बारे में। क्या ये इशू नहीं है हॉट इस वक्त? ये भी इशू है, क्यों नहीं बात करेंगे आप? इससे बात से क्यों घबराते हैं आप लोग कि भाई इस हम क्यों घबराएंगे सर? अगर इंडिया बात करने की, क्या दोबारा जंग हो सकती है? मैं ये नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? जंग तो कभी भी हो सकती है। और मकसद मेरा कहने का ये है कि इरफान भाई मैं यहाँ रोक के आपको कह रहा हूँ कि देखिए ये तो मामला चल ही रहा है। बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ सर, मैंने तो सिर्फ इनको कहा क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट लिया था। नहीं, मैंने इंट्रो में भी ध्यान दिया कि टैरिफ के बारे में बात करनी है। मैं जो ये टैरिफ लग रहा है, फ्राइडे वाले दिन टैरिफ आ रहा है, तो हमने इससे बात करी थी, मगर आप लोगों ने नहीं की बात। आप घबरा रहे हैं तो तभी तो कह रहे हैं इस पे बात क्यों कर रहे हैं आप? आपको कह रहा हूँ कि आपसे मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ, बोलिए। नहीं, मुझसे नहीं घबरा रहे, हम तो हुकूमतों की बात कर रहे हैं। हम आपस में क्या घबराएंगे एक दूसरे से? हुकूमतें क्या कह रही हैं? आप कह रहे हैं कि इंडिया घबरा रहा है पाकिस्तान से? हाँ, वो अवॉइड कर रहे हैं। ये तो सर इतनी बड़ी बात है। ऐसा ही है जैसे अमेरिका घबरा रहा हो ईरान से या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से। अरे आप अपने आप को अमेरिका समझते हैं? आप गलत। हाँ बिल्कुल, अमेरिका इंडिया जो है तो ऊपर बताइए ना, अमेरिकन वाली कोई पॉलिसी बताइए आपके अंदर है, बताइए। कर रहा है इंडिया क्या कर रहा है? ये जो आपकी मुंह की बातें हैं ना, आप अपनी मुंह से मुंह की बातें नहीं है। आज की तारीख में इंडिया की जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो उसकी प्रोमिनेंस है, अरे पूरी दुनिया ने उसको बड़ी है इंडिया को कि तुमने झूठ बोला मीडिया के अंदर कि हमारे प्यारे नहीं गिरे। आपके पास में इंडिया के खिलाफ में खाली गाली देने का काम है, बोलने का काम है, तो वो नहीं सुनने के लिए आया हूँ मैं। सिर्फ आप नहीं, सारी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया ने कहा नहीं भाई आपने क्यों नहीं बताया कि इंडिया, सुनिए, इंडिया कितनी तरक्की पर है, क्या कर रहा है, इसके लिए मुझे कोई प्रूफ नहीं दे रहा। अरे तरक्की से हम माइंड नहीं करते, तरक्की करें। नहीं माइंड क्या, माइंड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? कनाडा ने G7 कंट्रीज के लेकिन जरा अपने अमन के साथ तरक्की करें, ये ना समझे सर तो कर ही रहा है इंडिया ने। कोई सुनिए उस वक्त ये ना समझिए कि आप अकेले उस एशिया के अंदर बैठे हुए हैं। एशिया के अंदर और भी ममालिक हैं। अभी आपकी आप सुपर पावर नहीं बने। अभी आप सुपर पावर तो नहीं बने। नहीं, ये सुनिए, हम अपने मुंह से क्यों कह के हम सुपर पावर बन गए? लोग कहते हैं सुपर पावर इंडिया है। कौन कहता है? देखें आपस में लड़े ना। मैं मानते हैं कि इंडिया सुपर पावर है, इंडिया बड़ा मुल्क है, मगर सवाल यहाँ पे ये है कि देखिए सुपर पावर के बावजूद, बड़ा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने फतह हासिल की, इंडिया ने फतह हासिल नहीं की, जिसकी वजह से इंडिया का खुद मीडिया इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमसे छुपाया गया। आप आज देखिए असेंबली में यही लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनके। समीना इस वक्त है ना, मेरी बात सुने समीना, इस वक्त जो मेजर इशू है ना, सबसे प्रायोरिटी इस वक्त देखिए ये है कि पाकिस्तान का और इंडिया का मामला जी
को जो टैरिफ लगने वाला है, मैं चाह रहा हूँ तिवारी साहब से जरा उसके ऊपर मैं फीडबैक लूं, क्योंकि यहाँ क्या मैं देखिए टैरिफ जो पे चीज बात हम करना चाहता राइट हूँ, में फेस कर रहे हैं। जी जी जी, इस पे बताइए तिवारी साहब जरा। बताइए तिवारी देखिए, साहब जी। देखिए, ट्रम्प साहब ने जो शुरू किया था अपने साथ में, आज की तारीख में अब ये एक हकीकत बन गई कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ में 15% पे डील कर ली है, चाइना के साथ में की है, उसके साथ में इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ में की है, और यूरोपियन यूनियन के साथ 15% की है, ब्रिटेन के साथ उनकी ऑलरेडी हुई है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है खुश नहीं है इस मामले में। मतलब यूरोपियन यूनियन में हंगरी से लेके जर्मनी तक ने उन्होंने कहा कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, और बल्कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि ट्रम्प ने जो है उर्सुला बॉन जो है उसको ब्रेकफास्ट में चट कर गया, क्योंकि इतना उनको लगता है कि नुकसान हुआ है यूरोपियन यूनियन का। अब मामला आता है इंडिया का, और इंडिया जो है इस टाइम पे अमेरिका के साथ में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है इस टाइम पे दो चीजों की जगह पे अड़ा हुआ है, कि कहा कि डेयरी प्रोडक्ट आपके और आपके जो फार्मर का प्रोडक्ट है, इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब क्योंकि भारत में दूध और दही और ये मक्खन ये सब चीजें अभी भी लोकल हैं, सब्जियां फल ये सब भी हैं दोनों जगह। मैं कहूंगा पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये बड़ी पॉपुलेशन है जी, तो इंडिया ने बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो करेंगे। बहुत ज्यादा है। जी जी बोले सर, सुन रही हूँ मैं। हाँ, तो मैंने कहा इंडिया की मैं यही कह रहा हूँ कि इंडिया का अभी बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे मेरी समझ ये है कि इंडिया 10 से 15% के टैरिफ में आएगा, इससे ज्यादा के नहीं आएगा। लेकिन आपने बात की थी कनाडा की जी। ट्रम्प साहब का एक उसूल ये है कि जो डरता है थोड़ा सा ना उसको, और वो डराते हैं और डरा करके उसको गर्म कर जाते हैं। जो उनके सामने खड़ा हो जाता है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चाहे वो चाइना की भी इसी मामले में करते हैं और रशिया की भी करते हैं, और इंडिया भी उसी तादाद में आता है कि जहां पे वो खड़े हो गए। अभी जैसे ब्राजील था, ब्राजील खड़ा हो गया इनके खिलाफ में, बोले आपको जो बिगाड़ना बिगाड़ दो, क्या कर लोगे, ओके। और ऐसा नहीं है। और जब कंट्री ये सोच लेती है कि भाई अमेरिका दुनिया नहीं है, जो अमेरिका के अलावा भी दुनिया है, ठीक है, और मुल्क अपनी जो संप्रभुता है, अपनी जो सॉवरेनिटी है, ओके, वो तभी बना के रखते हैं अपनी बैकबोन को जब वो अंदर से मजबूत हो। भारत की आबादी और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो अंदर से मजबूत हो। हमने भी झेला है। मतलब जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे तो पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड सैंक्शन लगे थे भारत के ऊपर। कब बोला ठीक है, तो हमें पता है। देखिए ये जो है ना काफी तवील टॉपिक है, यही कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आप कहीं जाइए, साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
the authentic flavors of South India at Saravanaa Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Bhavan, where every meal is a celebration. सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। बात हो रही थी कि ट्रम्प के ऊपर कि ट्रम्प जब 25% टैरिफ लगाएंगे तो इस मुल्क में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितनी महंगाई आएगी, कितना बुरान आएगा इस कंट्री के अंदर। हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे। तिवारी साहब अपना बता रहे थे तो हम लोग ब्रेक की तरफ चले गए थे, कहा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी तिवारी साहब बोलिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अभी फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज हमारे पास में है, अब 2 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। ओके, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी तक में मतलब अभी क्लैरिटी यही है कि 1 अगस्त से जो है कनाडा के ऊपर भी जो है वो टैरिफ लग जाएंगे पूरी तौर पे, क्योंकि जिन से डील नहीं हो रही। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस जो मुझे समझ कहती है कि कनाडा और अमेरिका के जो रिलेशन जो लॉबी है वहां पे, तो वो जो डील जो कि अमेरिका ने जापान के साथ की है, अमेरिका ने यूके के साथ की है या यूरोपियन यूनियन के साथ की है 15% टैरिफ की, तो वो जरूर हो सकता है पॉसिबल। मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। तो आपको क्या लगता है 35% लगाएंगे या 25 या 15% टैरिफ लगने के चांसेस हैं चीजों पे? लगता है कि जो कनाडा को करना भी चाहिए और होना भी यही चाहिए, और मेरी समझ ये कि होगा। कनाडा और अमेरिका के अच्छे रिलेशन किसी वक्त में जो भी थे उसको लेते हुए, और अब तो क्योंकि जस्टिन ट्रूडो भी नहीं है जिसको ट्रम्प बहुत ज्यादा हेट करते हैं, लेकिन जो मेरी समझ है कि नेगोशिएशन अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन ये बहुत पॉसिबल है कि ट्रम्प के साथ में कनाडा की जो डील होगी उसके अंदर ऑल ओवर 15% टैक्स लगेगा, और साथ में जो एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर जो लगा रखा है टैक्स डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो जारी रहेगा। और रहा सवाल अभी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया भी उसी डील में आना चाहेगा जिसके अंदर जो कि अमेरिका अपने मतलब बहुत डील के साथ में उसको दोस्ती रखनी है, ट्रम्प प्रशासन ने उसी डील में आएगा 15%। अच्छा, अमेरिका में भी 15% लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, 15% अमेरिका ने उन देशों को दिया है जिनके साथ में उसके अच्छे रिलेशन है। ओके, ट्रम्प साहब से अच्छे रिलेशन जो अच्छे रिलेशन है जिसपे 15% ट्रम्प साहब ने दिया, तो मगर कनाडा में आप कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही है कि 25% ही लगेगा बहुत सारी जगहों पे। 25 नहीं, कनाडा के साथ अभी नेगोशिएशन चलेगी और नेगोशिएशन के बीच में उसके बाद में दबाव भी बनाएंगे। हो सकता है कि 1 अगस्त से वो लागू कर दे, लेकिन आखिरकार के अंदर में आखिरत में यही होना है कि 15% के ऊपर कनाडा और अमेरिका की डील होगी। ओके, 15% होगी, यानी कि 25% नहीं होगा। तो 15% जब होगा तो आपको 15% लगने पे भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जिस तरह आपने देखा है कि यहाँ पे काफी चीजें महंगी हैं, तो मस्जिद आपको हालात खराब होने जी कि वो कहा कि कनाडा रिसेशन में आ चुका है। ओके, वो तो आया हुआ है, काफी टाइम से आया हुआ है। आपको ने देखा, वो तो काफी, जब इलेक्शन नहीं हुए इससे पहले से वो महंगाई इतनी ज्यादा थी, यहाँ पे महंगाई का तूफान था। वो एक अलग चीज होती है। अब जब एक मुल्क रिसेशन में आता है तो बहुत डिफरेंट बात हो जाती है। ओके, रिसेशन में लगातार जॉब जो है वो हर महीने, वो हर रोज निकल रहे हैं लोग जॉब से, और उसके बाद में कंट्री के लोगों के पास पैसे नहीं होते तो हर जगह पे मंदी आनी शुरू हो जाती है। लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खर्च करेंगे, ठीक है, लोगों की जो सेविंग है वो बैंकों से निकलेगी। सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इसमें बोझ पड़ेगा कि लोग जो सोशल वेलफेयर पे जाएंगे
या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे जाएंगे, और उसी के साथ में जो चीजें मतलब रिसेशन के कारण होती हैं उसमें अपराधों में भी वृद्धि होती है, मतलब जो आप जो देखते हैं क्राइम रेट है उसमें भी होती है, तो इकोनॉमी डाउन होती है। रिसेशन का मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन होती है और स्ट्रगल होती है जब तक कुछ नया ना हो जाए। तो वो कनाडा आ चुका है, अब ये माइक कार्नी साहब के ऊपर है कि कैसे किस ढंग से लेकर के चलेंगे। उनके सामने सारे पत्ते खुले हुए हैं और हर कंट्री, ऐसा नहीं है कि कनाडा के लिए स्पेशल है। हाँ, कनाडा स्पेशल इस लिहाज से है क्योंकि पड़ोसी है अमेरिका का और इतने दिनों तक में दोस्ती रही है, सब कुछ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अमेरिकन कॉर्पोरेट्स हैं और सारे जो हैं उनका इंटरेस्ट कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है। तो वो डील इसी तरह की होगी कि ताकि बिजनेसेस को नुकसान ना हो। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डील इसी तरह किस्म की होगी जिसमें बिजनेस को नुकसान ना हो, जबकि इधर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जो बहुत सारी जगह हैं, बिजनेस हैं जो बंद हो रहे हैं, जो आके लोगों को ले ऑफ दिया जा रहा है, और एक साइड में आप ये कह रहे हैं कि 15% टैरिफ लगेगा भी, तो उसमें शायद लोगों को नुकसान ना हो। चले, ये तो अब देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए हम जा रहे हैं पूरी दुनिया में एक ट्रांजिशन से, कोविड से ही समझ लीजिए इसकी स्पीड बढ़ गई थी, मतलब दुनिया जो भी थी कोविड के पहले अब वो वैसी नहीं रही और न रहेगी। तो ये अभी हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अब इसी बीच में जो सबसे बड़ी चीज है कोविड के पश्चात में अभी जो हाल में इन्होंने ट्रम्प साहब ने जो ट्रेड वॉर शुरू की, वो उसी के साथ में जो हर एक इंसान जिससे प्रभावित हो रहा है वो AI टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे कंपनियों को इस वक्त में इसी ट्रेड डील की उसमें उनको मौका मिल रहा है कि अपने पुराने एम्प्लॉइज को बाहर निकाल के रास्ता दिखाएं और कंप्यूटर से और AI से बहुत सारे काम हों। तो अब इसमें जो AI के ऊपर चलेगा, AI के साथ में चलेगा, उसको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन जॉब्स जो है लोगों की निकलेंगी। जी, यानी कि जॉब्स आपको क्या लग रहा है कि निकलेंगी लोगों की? थोड़े अब जो रियल एस्टेट इतना ज्यादा वो हो रहा है, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस एकदम डाउन आ गया ना, आपको पता है जी, डाउन आ गया, लोग बहुत परेशान है, लोगों की सैलरी सेल जो लोगों को अपना सेल करना था वो सेल नहीं हो रहे प्रॉपर्टी उनकी। काफी लोगों की मैं गुफ्तगू सुनती हूँ और जब बात करती हूँ तो लोग काफी परेशान है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है कि बाय करा जाए, जबकि इस वक्त कह रहे हैं ये इन्फ्लेटेड था, मतलब ये कि जबरदस्ती ये जो प्राइस राइज बीच में हुई थी, ये जबरदस्ती की प्राइस राइज थी। प्राइस राइज को होना नहीं चाहिए इतना ज्यादा। एक झटके के अंदर में अगर पिछले 1.5-2 साल के आप देख लें तो उसके अंदर में एक झटके में जो 5 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 5 लाख की प्रॉपर्टी 1.5 मिलियन पे आपने कर दी। मतलब ये 5 से 5.5, 6, 7 कुछ ऐसा हो, मतलब वो वहां तक पहुंच गई। आपको आज की तारीख में नॉर्मल घर जो है वो 1 मिलियन से कम नहीं मिल रहा था, अब वो 7-8 पे आ गया है। और अभी गवर्नमेंट को ये पता है कि पब्लिक का ध्यान, जो ये गवर्नमेंट आई है माइक कार्नी साहब के उसमें, उसके सामने क्लियर कट था कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने जो है मकानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके साथ बिजनेसेस पे ध्यान नहीं दिया। तो अब वो ये सरकार जो है दूसरे घर भी बनवा रही है, ज्यादा से ज्यादा घर बनेंगे तो लोगों को सस्ते मिलेंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर में अपना योगदान दे रही। तो ये सरकार को ये माइक कार्नी साहब चाहते हैं कि भाई मैं अगला इलेक्शन हो वो भी जीतूं, वो तभी आएंगे जब वो अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करेंगे। और है टफ चॉइसेस उनके पास में, बैंकर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी जो है वो उसको डील करना आसान नहीं होता है। ऊपर से का इस ढंग से जो हाथ है वो उनके साथ मैं कहूंगा कि आज दुनिया के साथ शायद कनाडा वैसे हर देश के सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन कनाडा के पास में भी वो G7 का देश होते हुए भी उसके पास में बड़े चैलेंजेस हैं कि जिसमें सबसे बड़ा तो ये कि जो जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में कहते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो वैसे ही अमेरिका जैसा दोस्त था वो दोस्त ना रहा। ठीक वाली सिचुएशन है कि और अमेरिका से गद्दारी की उम्मीद नहीं थी कि भाई बाकी सब छोड़ दो, लेकिन अपना पड़ोस तो छोड़ देते हो, बाकी सब चीजों को जहाँ अटैक करना, जहाँ लड़ना वहां लड़ो, पड़ोस तो छोड़ दो। वो पड़ोस जो कि आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन ये बता दिया कि भाई आपको कनाडा को ये सबक मिल गया कि आपको सभी से सतर्क रहना है, विशेष खास तौर पे पड़ोसी से। जी इरफान भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में?
आपकी क्या राय है? गुफ्तगू सुन रहा था आप लोगों की, और लेकिन बात ये है कि जो इशू है टैरिफ लगाने वाला और ट्रम्प का ये जो वॉर शुरू है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर पूरे वर्ल्ड के साथ, तो उसने एक तरफ तो आके ये कहा कि मैं जंगों को बंद करा दूंगा, तो वॉर तो उसे बंद ना करवा सका, तो उल्टा उसने ट्रेड वॉर शुरू कर दी वर्ल्ड के अंदर। और आप उससे देखिए कि इस इम्पैक्ट थे ट्रेड वॉर के, इस टैरिफ लगाने की पॉलिसी से दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। देखिए हम लोग ना, हम सतही तौर पे एक छोटे लेवल पे थिंक करते हुए हम बात कर रहे हैं आपस में। एक्चुअली ये समीना, ये बहुत बड़ा इशू है। ये बिग कैनवस पे अगर आप इसको देखेंगी ना, तो आपको समझ आएगी ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये एक समझी स्कीम के तहत ये चीजें हो रही हैं। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना आपका, हमें स्टडी करना चाहिए हर चीज को। ये वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए ये सारी इम्प्लीमेंट हो रही है। समझिए कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर जी, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर भाई? वन वर्ल्ड वन आर्मी, क्या आपको कुछ नई चीज है ये? नहीं, वर्ल्ड वन आर्मी। जी, ये क्या आपने सुना नहीं कभी? नहीं, मैंने सुना है, लेकिन आज की प्रैक्टिकल हालात में जो आप बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया के देशों सब एक होंगे और उसके आगे उसकी एक आर्मी होगी। मकसद मेरा ये है कहने का, जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि पूरी जो एक हुकूमत है ना, अब आपको मैं खुल के बताता हूँ कि ये जो अपना फ्री मिशन है ना, आपको फ्री मिशन का पता है? सर, फ्री नेशन का मुझे पता है, लेकिन अभी वो फ्री नेशन की कॉन्स्पिरेसी में क्या मैंने समझा, मुझे पता है अभी आया ना। अगर आपको पता है तो यही बिग कैनवस है, समझिए ना सर। ये जो दुनिया के अंदर की आजाद चल रही है उसको छोड़ दीजिए। आप जो भी चीजें होती है ना, वो वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ही होती है, आपकी इतना क्लियर है, समझिए ना। अब आप कॉन्स्पिरेसी करिए, वो आपके मुल्कों की जो इच्छा होती है, जो मर्जी या ख्वाहिश, उसके मुताबिक नहीं होती। सियासतदान वही करते हैं जो कि एक जो ऊपर कुव्वतें बैठी हुई ना, जो इनको हैंडल कर रही है। मतलब ये, आपका मतलब ये है कि भारत के मोदी, पाकिस्तान के जो अपने अमीन साहब हैं उसके साथ में, या शहबाज शरीफ हैं, और कनाडा के माइक कार्नी और ट्रम्प, इन सबके साथ इन सबको बिठा करके, इनके साथ में बैठ करके कोई इनसे ऊपरी ताकत जो इनसे कह रही देखो अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, राइट? बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो बड़ा हेड होता है ना, हेड जो होता है ना, उसका कोई वजूद नहीं है। अरे आप ये मुझे बताइए कि किसी की जरूरत है कि कोई किसी, आप इंडिया की बात करते हैं, इकोनॉमिकली इतना बड़ा है और इतना इंडिपेंडेंट है। मेरी बात जरा गौर से सुनिए, कोई बयान है उनके पास? कोई कभी आपने सुना इंडिया का कोई ऐसा बयान कि उसने कहा हो कि हम ऐसा कर देंगे, अमेरिका की पॉलिसी को नहीं मानते, हम ठीक कह रहे हैं? अभी तो इनका मीडिया तो तिवारी साहब, आपका मीडिया तो ये शोर मचा रहा है कि अगर ट्रम्प ने सीफायर नहीं किया तो ट्रम्प, मोदी साहब आके बोल क्यों नहीं देते कि हाँ सीफायर ट्रम्प ने नहीं किया? इतनी जरूरत है तो बोले, वो बोलते क्यों नहीं है अगर वो झूठ है? नहीं, अभी बात हो गई ना, तो मैं इस वजह से आपको ये बात पूछना चाह रही थी, ये पूछना चाह रही थी तिवारी साहब से कि तिवारी साहब आपके मीडिया ने ये बहुत शोर मचाया आपसे। ये सारे पपेट है, आपको जी, ये सब पपेट है, ये क्या जवाब देंगे? इनका तो ऐसे ही लॉजिकल। अरे तो फिर मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? आप बोल चुके, आप अगर आप आयशाएं बोलेंगे तो वो तो नहीं, मैं पागल हूँ क्या कि आयशाएं बोलूंगा? आप आयशाएं बोलते होंगे, ये क्यों बात होती है कि आयशाएं बोलेंगे? क्या है ये? तो आप कोई बात नहीं बताइए। मैं बात बता रहा हूँ जो आज इंडिया की पार्लियामेंट में हुआ जी, वो आयशाएं आपके लिए। हमें क्या पता, हमने क्या तो फिर मत बोलिए ना। अरे पार्लियामेंट में जो हुआ, कितना शोर मचा पार्लियामेंट के अंदर, उसी पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब को कहा जा रहा है कि जी सुनिए, पार्लियामेंट के अंदर में पूरी
दुनिया में ऐसा होता है कि अपोजिशन हम सभी होते हैं, तो जब कोई एक बोलता दूसरे शोर मचाते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन आज भारत की पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भी भाषण था और उसके साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो सवाल उठे थे उसका जवाब दिया। मोदी साहब ने ये कहा कि भाई मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन आया था, जयशंकर साथ में बैठे हुए थे और जेडी वैंस ने मुझे कहा कि पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करने वाला है और इससे बड़ा हमला करेगा। तो बोले मैंने ये कहा कि वो अगर हमला करेगा तो हम उसका भी जवाब देंगे और साथ हम जवाब देंगे। लेकिन उस साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई हमने दुनिया के किसी देश के कहने से ये समझौता जो सीज फायर हुआ है या जो ऑपरेशन सिंदूर पर हर्ट लगा है, किसी देश की इसमें तीसरी उंगली नहीं थी ना। उन्होंने खुल के पार्लियामेंट में बोला जो कि रिकॉर्ड में है, ठीक है। जैसे हम मानते हैं तो मगर आपके पार्लियामेंट ने शोर मचाया कि मोदी साहब क्यों नहीं बोल रहे इस बात को, झूठ बताएं, ट्रम्प को बोलेंगे ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ट्रम्प ने तो कहा कि C5 मैंने कराया, दोनों ममालिक से कहा कि तिजारत नहीं होगी, तो क्यों नहीं बोल रहा है मोदी साहब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? कोलंबिया और थाईलैंड के बीच में जो अभी लड़ाई चल रही थी उसके अंदर वो क्रेडिट लेने पहुंच गए, जबकि उसके अंदर में जो है वो जाता है, क्या नाम है, जो इस वक्त में आसियान का प्रेसिडेंट है मलेशिया, उसके पास में जाता है। तो ठीक है, पूरी दुनिया में आज की तारीख में ट्रम्प साहब का एक गोल ये है कि हर तरह से मुझे किसी तरह से नोबेल प्राइज मिल जाए। उनको इस बात का बहुत ज्यादा है कि ओबामा को नोबेल प्राइज मिल गया, उनको नहीं मिला है। तो इसलिए आज तक वो हर जगह बड़ी शांति की मसीहा बनना चाहते हैं। वो शख्स जिसके कारण से लगभग रोज लोगों की जाने जा रही है और वो शख्स शांति का मसीहा, और ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि उनको मिल भी जाए, क्योंकि एक तरफ में पाकिस्तान के जो आमिर मुनीर है उन्होंने दे दिया है, उसके साथ में इजराइल ने भी दे दिया, कह दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने कि भाई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो वो जिस ढंग से कर रहे हैं तो हो सकता है ये हो। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वह आपने पूछा मोदी साहब ने क्या कहा, मोदी साहब ने साफ ये कहा कि भाई मैं सबसे कह सकता हूँ ये कि दुनिया के किसी देश के दबाव में या बोलने पर कहने पर हमने समझौता नहीं किया। हमारे पास में पाकिस्तान के DGMO का फोन आया और उसके बाद में हमने इसको कंसीडर। अरे यार मोदी साहब के मुंह की बात है, वो कौन सा सच बयान करते हैं, झूठ से बड़ी बातें तो वो करते हैं। हाँ, झूठ तो हर बात आप वेरीफाई करें ना करें, जैसे अभी आप फ्रीमेसन थ्योरी लेके बैठ गए, वो उनकी फ्रीमेसन की स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। आपको इतना ही इल्म है, क्या गलत बयानी, आप इतना ही पता कि स्टोरी नहीं है, हकीकत स्टोरी तो मोदी साहब बयान सुनाते हैं, वो आके झूठ बोलते हैं, झूठी बातें सुनाते हैं और फिर बाद में ये तो आप जो जिसे कहते हैं ना कि झाड़ू लगा रहे हैं कि भाई झूठ बोलते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि सारे झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये क्या बात है झूठ बोलते हैं आप? क्या अभी तो आपकी मीडिया में तो ये शोर मच रहा है कि क्रिकेट क्यों खिलाई जा रही है, जब सब चीजों पे पाबंदी पाकिस्तान पे लगाई जा रही है, तो आखिर इस क्रिकेट पे क्यों नहीं पाबंदी लगा रही? हम किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहां के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारा मोदी ये जो है ना खेल रचा रहे हैं। अरे हमेशा यही करते हैं ये ड्रामा। आप देखें जयशंकर हो गए, राजा हिंदी हो गए, जिन्होंने बहुत शोर मचाया, राहुल गांधी ने बहुत शोर मचाया पार्लियामेंट में। आज आपने देखा आपके पार्लियामेंट में क्या हुआ हंगामा? जी मैंने देखा जी। तो वही देखिए, इनके पास मोदी साहब के पास कोई इशू नहीं है, सिवाय पाकिस्तान के। इसी इशू से वो वोट देते हैं, इसी इशू से वो अपनी सीटों में देते हैं, समझ आइए ना। और यही मुद्दा बयान करके पब्लिक के अंदर, बल्कि ये देखिए तिवारी साहब, आप ही के लोग बोल रहे थे कि जो अब दिल चाहता है मोदी साहब का इल्जाम लगा देते हैं, कश्मीर के वो मासूम लोगों को बाहर खड़ा करके मार देते हैं, गोलियों से उड़ा देते हैं, उनको पकड़ के उनसे बयान दिला देते हैं कि मोदी साहब आखिर ये कितना जुल्म कर रहे हैं, कब तक करेंगे ये जुल्म? सुनिए, जो TRF के 3 लोग जैसे जिन्होंने जो टेररिस्ट थे उन्होंने 26 लोगों को मारा था, आज की खबर ये है कि उनकी पहचान करके उनकी पिस्तौल और उसकी गन की चेकिंग हुई है और वो उस हिसाब से वो तीनों टेररिस्ट भी मारे गए हैं। जी, ये अल जजीरा से लेकर हर जगह तक चेक कर लीजिएगा उसके अंदर। और उसमें जिसे कहते हैं ना बैलिस्टिक प्रूफ है। बैलिस्टिक प्रूफ का मतलब कि जो गोलियां 26 लोगों को मारी गई थी उनके जो कोसे मिले हैं और उसके बाद ये सारे जो सियासतदान है ना पूरी दुनिया के, ये सारे
ये सियासतदान जो है ना यही गंद फैलाते हैं, मगर आवाम तो यकीन करें बहुत नाइस है तमाम दुनिया के ममालिक की। ये सारे पपीट है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, मैं तो कहता हूँ ये ऑल द पपीट है। बड़ी ताकतों के नीचे लगे हुए ये लोग हैं, ये आप और मैं और ये तिवारी साहब आपस में बड़ी बहस। हम लोग तो एक आम आदमी है, हमारी जो कोई ना औकात है ना कोई हैसियत है। हमारी जो आम सोच है उसी हिसाब से बात करेंगे जी। हमारी जो आम सोच है, हम ही लोग आम आदमी की बात कर रहे हैं। अरे हमारी सोच को कौन आगे पहुंचाता है, कौन सुनता है, ये बताइए पहले। अब समीना जी इस बात का जवाब तो आप दीजिए। बहुत सुनते हैं लोग, पब्लिक सुनती है, अब अलग बात है कि अमल नहीं होता। सुनती तो है, बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों तक भी जाता है मैसेज, मगर आपको पता है कि वो कान नहीं धरना चाहते, वो बात नहीं करना चाहते इन सब चीजों पे। मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद अमल नहीं होता। मेन चीज ये है, चीखते तो जरूर है जो आपने कहा, तिवारी साहब ने कहा, समीना जी बताएंगी। देखे आवाज तो पहुंचती है, मैसेज तो सुनते हैं लोग, देखते हैं सुनते हैं, मगर अमल नहीं कर पाते। मेन मसला ये है। ऐसा बात नहीं है, बात यह है कि हमारी बात सुनी जाती है, लेकिन एक कान से सुनी जाती है, दूसरी कान से निकल जाती है। ये कहना है एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, अमल नहीं होता, जिसमें हमारी जो पाकिस्तान कंट्रियां परेशान है। जी बात तो सुन लीजिए, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो बड़ी ताकतें और बड़ी कुव्वतें हैं ना, जो इस वर्ल्ड को इस वक्त अपने समझ रही है, जागीर समझ रही है, ग्लोबल। अब देखिए ग्लोबल का लफ्ज जो है इतना आसान और इतना सुगर की है दुनिया कि आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई चीज भी पास ऑन करना मुश्किल नहीं रहा किसी दूसरे मुल्क के लिए, राइट? एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए। तो मकसद मेरा ये है कि जो बड़ी कुव्वतें बैठी हैं, बड़े कैनवस पे लिखती है, तो ये जितने भी सियासतदान पॉलिटिशियन है, ये सब पपेट है। ये वो बयान देते हैं जो इनको बताए और समझाए जाते हैं, चाहे वो कहीं के भी मुल्क के हों। मैं खाली ये नहीं इल्जाम लगा रहा है इंडिया पे, पाकिस्तान में भी ऐसे ही पपेट बैठे हुए हैं। लेकिन जो सच की ताकत को बोलना चाहता है, जो सच्चाई की बात करना चाहता है, उसका गला या तो दबा दिया जाता है या उसको पर्दा स्क्रीन से गायब कर दिया। जी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर डिबेट का पॉइंट जो है कि करंटली ये जो फ्री मेशन और बाकी सब थ्योरी है कि पपेट है, सब झूठ बोलते हैं, ये सब चीजें तो यूनिवर्सल है जी। अब वो उसका उसके अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई ये प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या, क्योंकि हम ये नहीं बात कर रहे, जनरल बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं इम्पैक्ट या लड़ाई हो रही है, आपको मैं अगला इम्पैक्ट बता दूं भाई साहब कि वो ये है कि आपकी दुनिया में तबाही और तबाही आने वाली है। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा बड़ी अच्छी तरह कि आपके यहाँ कोई अमन नहीं है दुनिया में अब आने वाला, समझिए ना, कोई स्कूल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर की जो स्पीड है वो अब तेज हो गई है। मैं आपको एक छोटा सा जुमला देता हूँ, इसमें गौरिए कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त हो गया, समझिए ना। अब आप ये देखें ना, पूरी दुनिया का यही हाल है। आपने कहा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, काफी लोगों की परेशानियां हैं। अगर आप देखा जाए तो, अगर ओवरऑल देखें तो सारे ही कंट्रियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम बात करते थे हमेशा पाकिस्तान में सैलाब आ गया, ये आ गया, आपने देखा यूरोप कंट्री के कितने जंगलों में आग लग गई, कितनी तबाही आई है, कितने घर तबाह बर्बाद हो गए। अगर ओवरऑल देखें तो काफी जगह पे प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। आखिर ये वजह क्या है, रीजन क्या है? क्या हर कोई कह रहा है कि भाई जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो ये किसको कहा जाता है जैसा करेंगे उसको वैसा भरेंगे? इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे आप लोग। ये तमाम ममालिक, जैसे हम कहते थे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तान में अभी तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगह पे मून शुरू हो गया, बारिशों का सीजन शुरू हो गया, वहां पे भी तो नेचुरल है। तो अभी जो नाम हम उठा के कहते हैं कि कोई हुकूमतें इंतजाम नहीं करती किसी चीज का भी, तो यूरोप जो कहना चाहिए, यूरोप कंट्री तो कितनी बड़ी कंट्री है, तो वहां पे इंतजाम नहीं है, जंगलों में आग लग गई, घर तबाह बर्बाद हो गए। अगर आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें एक जो पॉइंट वो तो ये भी शामिल है उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है दुनिया की, उसको कम किया जाए, ये भी एक उसमें पॉइंट है। आपको पता है इस बात का कि जो ये उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो पॉपुलेशन दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा है, इसको कम किया जाए और जो बाकी बचे उनको स्लेव बनाया जाए। तो आपने ये कहा कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कम किया जाए, तो आपको पता नहीं है जो कोरोना आया था तो उसमें कितने लोगों की जानें चली गई और कितने लोग खत्म हो गए, मिलियंस मरे हैं।
जी मिलियन कितने लोग मरे हैं, तो उन्होंने तो एक पहले जब सुनने में आया था कोरोना जो था तो एक वायरस को बनाया गया, बना के छोड़ा गया और कितने लोगों की जाने गई, जो मकसद था उनका। तो यानी कि आपको लग रहा है, जो आप कह रहे हैं कि दोबारा से कोई ऐसा वायरल आने वाला है जो बनने वाला है और फिर आने वाला है, लोगों को इसी तरह खत्म किया जाएगा। मैं वायरस की बात नहीं कर रहा, वायरस का कोई आने का, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि कुछ सियासी या मजहबी या कुछ ऐसा बड़ा काम आने वाला है, होने वाला है, जिससे कि काफी जंग के जो महाद हैं वो खुलेंगे। और वो क्या होने वाला, कोई सियासी शख्सियत जो है उसका कोई मिसहैप होने वाला है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग रुक गई है, जो सीफायर हो गया, वो सीफायर नहीं है, बल्कि कभी भी खतरा मंडरा रहा है सरों पर और किसी वक्त भी ये जंग स्टार्ट हो सकती है। ये पॉल हुआ है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और इजराइल की। तो अब आप अंदाजा लगा लें, इसमें थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, आखिर ये जो जंग अगर हो गई, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि जंग हो कैसे, तो आप ये देखें कि हुक्मरान जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा किसका, ये गरीब आवाम का। क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? बिल्कुल, देखिए मैं बोलूँगी, बोले राकेश साहब, आप बोले। इरफान भाई आप बोल रहे हैं, राकेश साहब तो बोलेंगे। देखिए ये बोले जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि अगर जंग की मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान के हवाले से आप कह रही हैं, पहली बात जैसे आपने कहा कि वैसे मैं भी यही दुआ करूंगा कि ये जंग ना हो, होनी भी नहीं चाहिए। अगर होती है तो वो शैतानी ताकत जो वो जीतेंगे, और होने के ऊपर अगर ये कहेंगे तो सिर्फ तबाही और बर्बादी होनी है, क्योंकि इससे इंडिया भी पीछे जाएगा, पाकिस्तान भी पीछे जाएगा और आम पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, महंगाई, जॉब से लेकर के। और उसके बाद में जब बम गिरते हैं तो चाहे कोई भी मुल्क हो, तो गिरेंगे तो बिल्डिंगें तबाह करेंगे, घरों को तबाह करेंगे, लोग मरेंगे, नुकसान होंगे, जो पुल बने, सड़कें बनी, वो तबाह होंगे। तो ये तबाही और युद्ध इस तरह से जो है वो तबाही और बर्बादी का, इसमें जीतता कोई नहीं है, हारते सभी है, क्योंकि सबका नुकसान होता, कोई ऐसा नहीं है जिसका नुकसान नहीं होता। पुराने जमाने की वार नहीं रह गई कि आर्मी बहुत ज्यादा आमने सामने, अब ज्यादातर जो लड़ाई हो रही है वो लॉन्ग रेंज के हथियारों से हो रही है और टेक्नोलॉजी से हो रही है, सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी से हो रही है। और अमेरिका के सैनिक नहीं जाते, ऊपर से हमला कर देते हैं, वो सारी चीजें हो रही है। तो एयर स्ट्राइक ज्यादा हो रही है और उसके बाद सी स्ट्राइक होगी। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना मान के चलें कि आज के हालात में मैं ये मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उनमें से कोई भी चाहेगा कि मामला जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि उनको प्रेशर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर में आएंगे, आना चाहिए उनको, कोई भी। यानी कि आपको लग रहा है कि ऐसा जी, क्या बोलेंगे इरफान भाई आप इनकी बात पे? देखिए बात यह है कि इनके प्रेशर में आना या ना आना इन लोगों का अख्तियार में नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ समीना कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इनके अख्तियार में कुछ नहीं है। जो जी बात कर रहे हैं कि वो उनके प्रेशर में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये पपेट है, पपेट का काम होता है हुक्म को मानना, ऑर्डर को ओबे करना, राइट, ठीक है। क्योंकि आप अगर पूरी दुनिया की ताकतों को देखिए, आप भी देखिए एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, राइट, ठीक है, छोटी सी आबादी है, 1 करोड़ के करीब, राइट, लेकिन उनके ऑर्डर जो है अमेरिका तक चलते हैं जी, क्योंकि सुपर पावर है। जी जी जी, आप मुझे अब आप बताइए कि क्या कोई आपका ज़हन ये काम करेगा? मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि आप कहेंगे कि अजीब बात है, एक छोटा सा मुल्क, यानी कि एक जो छोटा जानवर है, वो आप बिल्ला कह ले, चूहा कह ले, वो हाथी को चला रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक छोटी सी कंट्री है इसराइल, और आप देखें ना कितनी तबाही मचाएगी ईरान से जंग। अभी ईरान का भी आप ये देखें ना कि जंग जो मोदी साहब इसका सरर कर बांध रहे थे सबका, के सब जगह अमन लेकर आएंगे, सब जगह की जंग बंद करा दी, सी फायर करवा दिया, मगर कहाँ कराया? ईरान भी अभी तैयार बैठा हुआ है, दोबारा से तैयारी शुरू हो गई। लेकिन बात यह है वो कंट्री छोटी है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिकली पोजीशन है ना, वो दुनिया में होल्ड किए हुए है। आपकी 1/3 जो इकोनॉमी है वो उन लोगों की है जो कि फ्री मेसन के ज़ुमनानी है जी। वो उसमें मैंने पहले भी रखी है कि दे आर कोई रिलीजन नहीं है उसमें सब लोग शामिल है, हर मजहब के, लेकिन अक्सर जो है ना एक ही मजहब की उसमें ज्यादा है, समझिए, जो डोमिनेट कर रही है।
समझिए ना। तो ये बातें जो है अब बड़ी कन्वर्स पहले ये ढकी छुपी थी, अब ये ढकी छुपी नहीं रही है। आप लोग और हम लोग जो है फ्री मेशन की, अब आप सर आपके पास, आप मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये फ्री मेशन की हर जगह थ्योरी लगाएंगे तो सब कुछ बात ही फिर खत्म हो जाती है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये कि ये फ्री नेशन में आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से, भारत के प्रधानमंत्री से और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर या जितने भी पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सबको कोई और चला रहा, राइट? या तो एक तो खुदा है, परमात्मा जो सबको चलाता, उसकी बात तो अलग है, लेकिन उसके और या भगवान और शैतान दोनों, जो भी जैसा भी होगा, लेकिन मेरा आप ये कह रहे हैं कि सब फ्री नेशन सब कुछ चला रहे हैं, वही डिसाइड करेंगे। हाँ जी, अब इंडिया पाकिस्तान की वार हो जाए, अब वार रुक जाए, अब ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। नहीं सर, मेरा ये मानना नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर में जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे अगर आप प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं तो आप मुझे हकीकत बताइएगा कि जो पिछली जंग हुई, ईमानदारी से अगर आप समझते हैं, 4 दिन की जंग थी, इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, वो कोई रीजन बनती थी जंग की, वो पैगामा पे उस पे हमले की? कोई था सबूत? अभी हुआ नहीं तो वो जंग शुरू हो गई, समझिए ना। मकसद मेरा कहने का है कि आपको लग रहा है ना, ये सब ड्रामे किए जाते हैं, वो सब बातें लग रहा है ना। दुनिया ने खोल के रख दिया, अरे मीडिया ने खोल के रख दिया। क्या अभी वो टेररिज्म हुआ नहीं है तो पहले से ही सारा इल्जाम लगा दिया गया पाकिस्तान के ऊपर? सर, सारा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। एक घंटे ना आप सुनिए, आप पाकिस्तान में टेररिस्ट रहे हैं, आप इतने सुपर हो गए, आपका इंडिया। देखिए क्या कहते हैं जी तिवारी साहब, आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में है ना दहशतगर्द रहते हैं। देखें, वो तो तस्लीम कर लिया कि दहशतगर्द को सपोर्ट कौन करता है। हो गया कि वो एक घंटे के अंदर उसने सही इन्वेस्टिगेशन कर दी और पाकिस्तान पे, अरे बाबा पाकिस्तान का आज की बात नहीं हो रही है ना, शुरू से आपने तो एडमिट भी किया है कि हाँ जी, हम वहाँ पे जो है, हम इंडिया को जो है, जैसे जियाउल हक ने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, और ये कहा था जियाउल हक ने, और चाहे भुट्टो आए, चाहे उसका जितने भी आए, सबको यही है कि भाई इंडिया के, हमें इंडिया से कम्पीट करते हैं। तो जरूरत नहीं है उसकी, कम्पीट करना है तो इंडिया की इकोनॉमी से कम्पीट करो, अगर करना है तो वहाँ पे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं इससे कम्पीट करो। लेकिन आपकी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना, और हिंदू मुस्लिम करोगे तो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। अरे आपकी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको हजम ही नहीं होता कि पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाए। पाकिस्तान मतलब हो गया 1947 में। अब सिर्फ इतना मतलब है कि पाकिस्तान भारत के मामले में इंटरफेयर न करे और भारत पाकिस्तान में इंटरफेयर न करे, अमेरिका कनाडा में इंटरफेयर न करे, कनाडा अमेरिका में इंटरफेयर न करे। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है तिवारी साहब, ऐसा पॉसिबल होगा? देखिए, पॉसिबल क्यों होता है? बैलेंस ऑफ पावर के साथ में होता है। बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है कि जब कोई भी इतना बड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ आज की तारीख में देखिए, कोई भी मुल्क, आज तक हमें पता है कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद में कोई न्यूक्लियर बम नहीं छोड़ा गया कहीं पे भी, लेकिन दुनिया का हर मुल्क जो है अपने पास ज्यादा से ज्यादा हथियार रख रहा है, ताकत रख रहा है। तो क्या होता है कि उससे दूसरे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव पड़ता है कि भाई इससे हम पंगा नहीं लेंगे। चाहे वो किसी वजह से कोई चाइना से पंगा नहीं लेता, अमेरिका से नहीं लेता, रशिया से नहीं लेता, इंडिया से नहीं लेता, ये सबके, और वो जो बाकी इलाके वहां पर भी यही बात होती है कि जिसके पास में पावर या जिसके पास में ज्यादा हथियार है, सेना है, या जो जितना एडवांस है, उसके साथ में पंगा। ये सारी लड़ाई इस चीज की है, पावर की है। और अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैं बताता हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीग ऑफ नेशंस बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनी आपका जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस बने, जिसमें 5 जो है उस वक्त में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे। अब समय आ चुका है कि उस सिक्योरिटी काउंसिल को बड़ा किया जाए, जिसके अंदर में ब्राजील, भारत, जर्मनी और उसके साथ में और भी ऐसे, साउथ अफ्रीका, ऐसे मुल्क उसके अंदर में आए जो आकर के इसमें ये हो कि भाई दुनिया के अंदर में, क्योंकि तब जाके बननी, तो अभी तो 5 की मनमानी चलती है। चाहे अमेरिका की हो, अमेरिका कुछ कर देगा तो कुछ नहीं होगा, रशिया करेगा तो कुछ नहीं होगा, तो इस तरह से काम चलता है।
अरे यार तिवारी साहब देखिए, इतनी जरूरत किसी की नहीं है कि कोई इस तरह के स्टैंड ले सके। आप देख लीजिएगा चंद बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी देखिए ये ट्रम्प ने एक महीना पहले समीना जी आपको याद होगा तो उसने यूक्रेन की जंग के लिए नीटो को कहा कि ये असला लो हमसे, और यूरोप को कहा कि हमें पैसे दो इस असले के। याद है ना आपको? जी 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 ये इस तरह की चीजें जो है बदमाशियां वो ये लोग करते हैं, जिनसे कि दुनिया का जो है वो बैलेंस ना रहे और ये दुनिया जो है ये कंट्रोल में आ जाए उनसे। अब इनका जो टारगेट है ना वो महंगाई की वार जो है वो बहुत तेजी से शुरू हो गई है कोविड के बाद। आप देखेंगे, आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट कितना ऊपर चलता है, लेकिन गवर्नमेंट है कि वो मानने को तैयार नहीं है। उनके स्टेटमेंट अगर सुन लीजिए तो वो यही लिखेंगे कि एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, कुछ नहीं खराब हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल और कठिन हो गई है, कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं जिंदगी को गुजारने में। जॉबें आपकी नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कीमतें जो है वो ज्यादा है, कीमतें ज्यादा बढ़ रही है, आसमानों से बातें कर रही है, हर चीज का ये देखें जो हालात तो जी गवर्नमेंट जो है वो सारा चैन ही चैन लिख रही है कि कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। ये देखें कि आप ये देखें कि किसी भी मुल्क को उठा लें, हर मुल्क के अंदर यही होता है कि महंगाई बढ़ रही होती है, मैशियत बर्बाद हो रही होती है, मगर गवर्नमेंट कह रही होती है कि जी सब चीजें स्मूथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, मैशियत बेहतर की तरफ है। अगर आप देखें किसी भी कंट्री को उठा के, हर कंट्री में यही चीजें देखने में आती हैं। पाकिस्तान का हाल देख लें, अगर पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट बड़ी मुतमईन नजर आ रही है, और इंडिया को देख लें कि बहुत बड़ा मुल्क है, पावरफुल मुल्क है, मगर वहाँ के भी हालात आप देख लें, अगर जो गरीब तबका है वो तो गरीब से गरीब तर है। इनकी चलाती और ज़हनियत देखिए इन बड़े लोगों की, ये जो तजादी कुव्वतें हैं जो ये चला रही है सारी दुनिया को। इन्होंने आज से 70 साल पहले, 75-76 साल पहले एक छोटा सा मसला छोड़ दिया था, और वो जानते थे ये छोटा सा इशू जो है ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान वो रहेगा तनाजा हमेशा के लिए। और वो क्या था कश्मीर को उन्होंने ऐसा तनाजा बना के छोड़ा कि आज भी हम उसी पे डटे और अटे हुए हैं। जी जी आप ये देखेंगे, अगर उस मसले को हल कर लेते, लेकिन नेहरू साहब उसको कहा कि नहीं इस मसले को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे और वहां से हल करेंगे। आज तक ना वहां से ये मसला हल हुआ ना हुआ, हर दोनों हुकूमतें आई वो इसी इशू को लेके चलती रही और पब्लिक जो है वो पिसती गई। बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखना पब्लिक ही पिसती रहती है ना, कश्मीर के बेचारे मासूम आम जनता जिसने अपनी जाने गवा दी, कितने लोगों के बच्चे चले गए, सब शहीद हो गए, पर जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं, कोई रोक तो नहीं पा रहा ना वो वाले मसले का, हल नहीं कर पा रहा। ये लोग इतने चालाक और होशियार होते हैं कि पूरा वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और फिर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं हर चीज को, तो फिर उस इशू को छोड़ते हैं मार्केट में। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इशू है वो यही है कि जल्द से जल्द जो है वो कुछ दुनिया को खत्म करके लोगों को और बाकियों को ग्रैब करके अपना वन वर्ल्ड और वन ऑर्डर जो है इसको बनाया जाए। जदाली कुत्तों का ये है, ये ना माने तैयारी साहब कि ये बातें नहीं है, ये सारे शामिल है इसमें। तिवारी साहब क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो है जिसे चर्निंग समझती है, जैसे दूध भी दही में से दही को जब मथा जाता है तो उसमें मक्खन निकलता है, जो भी कहा जाए, तो चर्निंग अभी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर में। इसके अंदर में हम अगर भूलना चाहें तो बहुत, और कुछ हमारे हाथ में कुछ है कुछ नहीं है। जैसे हमारे आपके हाथ में ये है, हम अगर किसी मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं कि नरेटिव बनाना या लोगों के तक पहुंचाना, और इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर आम आदमी के पास में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है, जो है टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में अब ये इसको रोक नहीं सकते। जैसे आपके पास में जो मोबाइल फोन है, जो पहले लोग दबाते थे जिनके पास पावर था, अब वो डरते हैं, वो गोली से कम डरते हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग से ज्यादा डरते हैं, जो गलत करने वाला है।
उसी के साथ में एआई भी आ रही है। तो अब क्या है कि आम पब्लिक भी कमजोर नहीं हो रही है। अगर आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने दिमाग को बेहतर करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो नेता या जो कोई भी है, ये वहां पे जहाँ पे भी पहुंचते हैं, इनको इस साथ में आप डील कर सकते हैं। अब दुनिया, अब जो हमारी पीढ़ी है जिसमें आप, मैं, हम सभी लोग आते हैं, वो पीढ़ी एक अलग थी। हम ट्रांजिशन वाली पीढ़ी है। अब नई जनरेशन जो आ रही है वो अलग ढंग से सोच रही है, अलग ढंग से काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए जो भी खुदा बनने की कोशिश करता है इस दुनिया, परमात्मा तो एक ही है, बाकी जो है उसकी मर्जी चलती है। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प साहब क्या लोग खुदा बन जाएं, या मोदी साहब बनने की कोशिश करें, या पुतिन साहब करें, या शी जिनपिंग करें, तो ये खुदा नहीं है। हाँ, इनके पास अपना अपना मैंडेट है। वो मैंडेट ये है और यही करना चाहिए उनको, अपने मुल्क की बेहतरी करें। लेकिन दुनिया ट्रांजिशन के अंदर में है अभी, जिसे कहते हैं हम सभी लोग जो डरे हुए हैं कि कहीं दूसरी वार न शुरू होगी। वो वार, देखिए वार रुकी नहीं है, वार तो शुरू हो गई, थोड़े टाइम के लिए रुकी गई है, मगर अभी तक सब जगह से यही आवाजें आ रही हैं कि सी फायर तो हुआ है, मगर अभी कंप्लीट सी फायर नहीं हुआ। तैयारी कर रहे हैं दोनों ममालिक। देखें, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, ये सब जगह की जंग बंद नहीं हुई है। गजा में तो देखें अभी तक इसी तरह के हालात हैं, तो हम कह नहीं सकते। पूरे खित्ते के अंदर नजर आ रहा है कि अगर रोशनी डालें इसके ऊपर तो बहुत सारे, इसको सीज फायर नहीं कहते, इसको कहते हैं पॉज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पॉज। जिस तरह देखें, जिस तरह लोगों ने जो जंग हुई, 4 दिन की जंग हुई, उन्होंने कहा जंग नहीं, ये झड़प कहलाती है, जंग नहीं कहलाती है 4 दिन की, तो इसको झड़प कहेंगे, जो झड़प हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मगर ये देख, क्या आप क्या कह रहे थे भाई साहब? जी, ये जंग नहीं थी, 4 दिन की जंग नहीं थी, मगर शायद इरफान भाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी इरफान भाई, क्या कहेंगे आप? नहीं, सही कह रहे हैं कि वो झड़प जो है वो एक ट्रेलर था, और ये आगे जो जी वो एक ट्रेलर था, दिखाया गया, और ये देखें कि पाकिस्तान ने उस ट्रेलर में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उसे पूरी दुनिया को बता दिया कि वो मुल्क छोटा नहीं है, जिसको इंडिया बहुत ज्यादा समझ जाता कि बहुत छोटा मुल्क है, उसको मसल के यूं 1 मिनट में, चुटकियों में खत्म कर देगा, मगर वो ऐसा हुआ नहीं। मेन मसला ये हुआ जिसकी वजह से इंडिया मानते हैं कि पावरफुल मुल्क है। देखिए, मानते हैं कि इंडिया बहुत पावरफुल मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, मगर वो पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं रहा था। पाकिस्तान को हम कमजोर नहीं मानते जी, नहीं, आप नहीं मानते, आम जनता, मैंने कहा ना, लोग जो है, पब्लिक जो है, वो तो एक साथ ही है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, मगर ये जो पॉलिटिशियन के लोग हैं, ये जो हुक्मरान है, ये इन दरमियान में जी, वो क्या है कि हर मुल्क का मीडिया अपने मुल्क की सरकार जो है उसका नैरेटिव बनाता है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की सरकार का करेगा, इंडिया का मीडिया इंडियन सरकार से करके चलेगा, और कनाडा का। मगर सर आप ये देखें ना कि वो सिर्फ मीडिया को ही देख के तो बातें आगे निकलती है ना, आम पब्लिक तो उन्हीं मीडिया को देख के तो बात करती है। मीडिया ही तो है, समझ लें, जो चीजों को सामने लेकर आता है, जो पर्दा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखना, जो ढकी हुई चीजें होती है, नकाब में छुपी हुई चीजें होती है, उनको मीडिया ही सामने लेकर आता है ना। आप ये चाहते हैं कि सारी चीजें झूठ पे मबनी हो और कोई चीज भी सच्चाई सामने नहीं लेकर आया जाए, आप ये समझ जी। एक सवाल का जवाब दीजिए तारी साहब। अब हमने आपके पायलट को पकड़ा था, अभिनंदन को, राइट? उस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने क्यों कोई अप्रिसिएशन दी पाकिस्तान को? आपने उस जस्टिस को कबूल किया? आज की तारीख में सुनिए, आज की तारीख में जो अभी बात कर रहे थे, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि उन्होंने सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई वो निशाना कांग्रेस पार्टी पे साध रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पायलट अभिनंदन को जब पकड़ लिया गया तो बोले कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि भाई अब तो मोदी फंस गया, अब क्या कर लेगा, कैसे छुड़वाएगा। बोले लेकिन हम अभिनंदन को सम्मान इज्जत के साथ में लेकर के आए। अब इसमें जैसे कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो उसमें आई, क्योंकि इसके अंदर में अमेरिका ने दबाव डाला इमरान खान के ऊपर कि भाई इससे वार शुरू हो जाएगी, वार इस बात पे मत करो, एक उनका पायलट है उसको वापस करो। तो इमरान खान ने कहा भाई ये मेरी जीत है, हम तो बहुत अच्छे, हमने ऐसा किया, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा हुआ। जो उस वक्त में वो लड़ाई जो हो सकती थी वो बंद हो गई। कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई देखिए खत्म की, अच्छी बात हुई। क्या मोदी साहब ने आज की तकरीर में शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का?
क्या ये उनको हुई है कि आप नहीं, अगर आप चाहते हैं कि दोस्ती हो, अगर आप चाहते हैं कि दोस्ती हो, आप ऐसी बात कर रहे हैं जो कि पॉसिबल, मतलब एक अनहोनी की बात कर रहे हैं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे अमेरिका उसामा बिन लादेन का शुक्रिया अदा करे। क्या आप हमें उसामा बिन लादेन समझते हैं? अरे उसामा बिन लादेन पकड़ा तो वही गया था सर, मैं वो नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अरे नहीं, आप कहाँ पे आप लोग ये कहाँ से कहाँ लेके आ जाते हैं टॉपिक को, मुझे समझ नहीं आ रही कि जी। और आप ये कहेंगे तो उसके अंदर मोदी साहब का शुक्रिया, ये अरे मोदी साहब तो वो कातिल है, अरे अभी मोदी का के कातिल है मुसलमानों के, आपका प्राइम मिनिस्टर है, एक कातिल को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। और आपकी तो ये सोच है सर, अब इस तरह की बातें मत करें ना। देखिए अभी आप लोग इतनी अच्छी तरीके से अपने मैसेज दे रहे थे, अभी अचानक आप लोग बिल्कुल ही आप लोग ने आउट हो गए। ये मुद्दा टॉपिक नहीं है जी नहीं, बिल्कुल आपने ये कहा मुद्दा टॉपिक नहीं है ये वाला। अमेरिका उसका उसामा का शुक्रिया अदा करे, ये आपने इसका बात किया। पाकिस्तान अगर मैं आपकी जगह आपका ये नहीं बनता था कि पाकिस्तान को अगर वो चाहते हैं पड़ोसी के साथ अच्छा ताल्लुक रखना है, अगर वो पड़ोसी और आपको मैं बता दूं इमरान खान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, इमरान खान प्रेशर मारने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं अगर वो प्रेशर मारने वाला होता तो वो जेल के अंदर बात नहीं, गौर से जरा वो ठंडे दिल थे, अगर इमरान खान प्रेशर वाला होता तो वो कभी भी क्या कहते हैं जेल में ना आज होता। वो जेल में इसीलिए है कि वो कहता है कि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी से जीना चाहते हैं, हमें कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है। मैं आपको अमेरिकन जर्नलिस्ट को मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं बात बोलूं सर, बात सुन ली। आपने अमेरिकन इंटरव्यू के अंदर जर्नलिस्ट को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे जिस पे ये सारा सिलसिला चला। मैं अपनी बात बोलूं सर, मैं अपनी बात बोलूं, एक छोटी आपकी बात आखिरी दो लोग कहने चाहिए कंप्लीट हुई। जब आदमी जट जाता है ना इन ताकतों के आगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो जो है उसका अंजाम तो या मौत होती है या कामयाबी होती है या जेल होती है। ऐसा नहीं होता कि वो ना डटे, लेकिन जो झुक जाते हैं और जो कौम में आ जाते हैं, चाहे हमारे शहबाज शरीफ हो या आपके मोदी साहब हो, ये वो लोग हैं जो झुकने वाले पपेट लोग हैं। आपको मैं बता दूं, आप ना बिलीव करें ना करें, अब मेरी बात सुने। देखिए अब मैं अपनी बात बोलूं सर। जी बोलिए। जी मेरा ये मानना है कि हर मुल्क, इसमें कोई शक, जो मुल्क अपनी रीढ़ को सीधी करके खड़ा होता है और अगर कोई तकलीफ आती है उसके लिए भी खड़ा हो जाता है और कि भाई ठीक है हम दुनिया से दबाव में नहीं आएंगे, उस मुल्क की, उस लोगों की तकलीफ तो होती है लेकिन उनकी इज्जत बढ़ती है। जैसे चाइना की हम बात करें, जैसे रशिया की बात करें या जापान की बात करें, उसी तरह से इंडिया की बात करें कि जब इंडिया के ऊपर जब न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया तो उस वक्त में जो उसके ऊपर लगाए गए थे सारे प्रोविजंस लगाए गए थे, उसको बायकॉट किया गया था। मैं यहीं पे था जब जॉन कैसिया ने कहा कि भाई इंडिया ने न्यूक्लियर किया लेकिन टू लेट हो चुका है, अब आपको यहाँ पे नहीं होगा, सबने बायकॉट कर दिया था। लेकिन इंडिया ने सर्वाइव किया, उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से चलेंगे और किया। चाइना ने भी ऐसा किया। तो इसी लिहाज से दुनिया में उनका सम्मान होता है और बड़ा मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है। और उसमें बिल्कुल मैं कहूंगा कि हमें कोशिश कर, जैसे इजराइल की अभी आपने बात की, इजराइल से तो पाकिस्तान बहुत बड़ा है, तो लेकिन ये भी सही है कि अमेरिका ने इजराइल को बहुत सपोर्ट किया है, करता है। मैं ये सोचता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रिलेशन होनी चाहिए कि जिसके अंदर में पाकिस्तान को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भारत से संबंध बना के रखे और भारत पाकिस्तान से संबंध बना के रखे। हमें क्या जरूरत है कि अमेरिका आके वहां अपना अड्डा बनाए, चाइना बनाए या रशिया बनाए। हम एक रहे हैं और अगर आज हम कोशिश करें, हम एक रहे हैं, हमें एक बनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग हमारे इस प्रोग्राम से और हमारी इस काविश से हम एक हो जाए तो बहुत बड़ी चीज, हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं बड़ी, तिवारी साहब आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो सकता है मीडिया के जरिए? नहीं, बात सुनिए, आप देखिए बात जी हाँ जी, आप कर रही है ना वो
काम कर रही हैं ये जो, क्योंकि हमारी बात हम देखिए अंग्रेजी में कम बोल, हम हिंदी उर्दू में बोल रहे हैं, तो जिन लोगों के बीच में भी हमारी आवाज पहुंच रही है, ज्यादातर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ये ख्याल रखते हैं, कनाडा में रहते हैं, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है कि भाई हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पॉलिटिशियंस के बीच की लड़ाई है, आर्मी में हथियार बनाने वालों की लड़ाई है, जो एक तरफ पंडित सोकाल बैठे, मौलवी बैठे, जिनको अपने अपने धंधे चलाने, उनकी लड़ाई है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा आम आदमी, आम जनता की कोई लड़ाई नहीं है। आम आदमी एक जी, तो ये सिचुएशन है कि जो लोग भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान का बोल जाते आते हैं, वो कहते हैं साहब हमारी कितनी आवभगत की गई, हमें बहुत ज्यादा देखे ना वो। अब आज आपके पार्लियामेंट में ये भी कहा जा रहा है मोदी साहब को कि मोदी साहब पाकिस्तान गए बिरयानी खाने की प्लेट पे चले गए थे, कोई मुआयदा नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदी साहब को 50 बार कैसे बोले साहब आप तो नवाज शरीफ के यहाँ चले गए, आप तो शाल लेके चले गए, उनके यहाँ पे बिना वो खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, उन्होंने भी कहा। तो ये चीजें दोनों तरफ से, जो भी ये बात मान लीजिए कि जो भी पीस की कोशिश करेगा दोनों तरफ से, पाकिस्तान में भी उस पर अटैक होगा और इधर हिंदुस्तान में भी। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं समीरा, जो आप काम कर रही हैं, वो हम तो मीडिया, छोटे मीडिया हम जो काम कर रहे हैं, हम इस नफरत के बजाय प्यार की भाषा को कर रहे हैं। हम इस बात पर सोचने पे एक हमारा बहुत प्यारी बात की, नफरत के बजाय हम प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, हम आम जनता के लिए बात कर रहे हैं, हम आवाम के लिए बात कर रहे हैं। हम ये जो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपने एजेंडा, अपने फायदे के लिए लड़ाई करते हैं, मगर आम नुकसान किसका होता है? आम जनता का होता है, आम आवाम का होता है। तो हमारा मैसेज यही है कि देखें, तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो आपको वो दोनों रुख देखने होंगे तस्वीर के। एक मिनट समीना जी, बात ये है कि अगर ये दोनों मुल्क चाहते हैं इतने दिलो जान से एक दूसरे के साथ बैठना, बात सुन लीजिए, तो फिर बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। पब्लिक चाहती है, दोनों ममालिक के पॉलिटिशियन नहीं चाहते। नहीं, मैं बात सुन लीजिए। पाकिस्तान में इमरान खान जब अपनी हुकूमत में था, उसने कई दफा मोदी साहब को पैगाम भेजा, आपकी हुकूमतों को पैगाम भेजा, आइए बैठिए गुफ्तगू कीजिए। आपकी हुकूमतें जो हैं वो परों पे पानी नहीं पड़ने देती थी, हर दफा कोई ना कोई बयान दे देती थी कि इस तरह कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, उस तरह कर। क्यों? कि आपकी हुकूमत के अंदर बैठे लोगों के अंदर ये नशा आ गया कि हम सुपर पावर हैं। देखिए ये बातें ऐसे नहीं होती कि जो आप जहाँ पे कह रहे, सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया पे सारी चीजें छपी हुई है। क्या आपको ऑफर दी गई, आपको बताया गया, क्या आप एक मिनट, आपको बताया गया कि आप बात सुन लीजिए यार, मेरी आप बात तो सुनते नहीं है, आप अपना जवाब देना चाहता हूँ। नहीं तो आप उसका जवाब दीजिए ना, कि आप लोगों को जब बताया जाता है, बुलाया जाता है टेबल के ऊपर, तो आप जो है वो अपना आंखें दिखाने शुरू हो जाते हैं। जवाब दूँ आपको? जवाब जी बोलिए, जी बोलिए। बात समझिए इस बात को कि अभी पाकिस्तान, जो भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ की आज की गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट की आ रही है कि भाई पाकिस्तान में शासन किसका है, बात किससे करें। हम शहबाज शरीफ से बात करते हैं या नवाज शरीफ से जब बात हुई थी तो मालूम पड़ता आर्मी कंट्रोल करती है। तो अब आज की तारीख में एक हकीकत देख लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति का काम था कि शहबाज शरीफ से बात करते, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर तो वो है, उनसे बात होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि उन्होंने जो करना है। लेकिन आज की तारीख में ये बात नहीं। तो ये बात अब मैं आपकी मानता हूँ जहां तक में कि जब कभी दोनों मुल्क के लीडरान जो है साथ में आने की भी कोशिश करते हैं, तो उसके बाद में इस तरह की चीजें शुरू कर दी जाती है ताकि लड़ाई फिर से हो और कभी साथ में न आए। तो ये एक, लेकिन पब्लिक जब दोनों तरफ की आवाज उठाती है, जब जनता के भीतर से आवाज उठती है, तो लोगों तो उसके बाद में उनके ऊपर पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तब वो कहते हैं अब हम क्या करें, और सबको अपने कदम आगे या पीछे लेने पड़ते हैं। ये पब्लिक का दबाव होता है। आप कह रहे हैं कि हमारी अगर आर्मी इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट के मामला में, चलिए मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, इसमें हकीकत है, अगर मैं ऐसे नहीं कर रहा। लेकिन बात सुनिए, आपकी तो हुकूमतें जो है वो डेमोक्रेसी है ना, उसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना आपकी आर्मी की। जब इमरान खान एक ताकत और रसूख के साथ कह रहा था मोदी साहब को कि आइए और बात कीजिए, तो आप पहाड़ों पर क्यों चल रही थी आपकी हुकूमत? बताइए मुझे इसका जवाब। सर उस वक्त में इमरान खान साहब के ऊपर जो आर्मी थी, अब उसमें सोचिए ना क्या हुआ कि
कि इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे थे, वो माहौल ऐसा बना रहे थे। और सही में बताऊं, हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मेरी अपनी जाति समझ ये है, इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जितना इमरान खान का हर लिहाज से रसूख जो है, वो एक क्रिकेटर होने के नाते, एक इंडिया से अच्छे रिलेशन होने के नाते उनका हमेशा भारत में बहुत इज्जत की जाती है। अब देखिए, पॉलिटिशियन की इज्जत नहीं होती है, लेकिन स्पोर्ट्समैन की या क्रिकेटर की इज्जत होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान ने अपने खेल की वजह से, अपने क्रिकेट की वजह से भारत में एक नाम बनाया था। और भारत में उसको इमरान खान को बहुत पसंद किया जाता है और लाइक किया जाता है। तो इमरान खान अगर होते तो इमरान खान के साथ बैठ के काफी चीजें बेहतर हो सकती थी जी। क्योंकि इमरान खान ने जब ये कोशिश शुरू की कि भाई इन तहरीकों के ऊपर या ऐसे जो टेररिज्म के जो है उनके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए, तो उनको उठा के अंदर कर दिया गया अमेरिका के इशारे पे। और इमरान खान ने कहा भी, क्योंकि जब उन्होंने थोड़ा सा जब रशिया पे मैंने जो बात कही थी ना कि ये जो है हम लोग कठपुतली, ये इसलिए बात कही थी कि देखिए 3.5 साल में इमरान खान ने कितनी दफा ऑफर दी मोदी साहब को। अगर सिंसियरिटी होती तो कर रही थी उनको। बात मुकम्मल सुनिए। अगर कोई ऐसी जेस्चर लेते जिससे इस मुल्कों के ताल्लुकात आपस में नजदीक होते, जैसे कि अभिनंदन को छोड़ा गया था, तो आपका एक वफ्द आता, हमारी डेलीगेशन से बात होती, हम बैठते। बात यह है कि ये सब पपट मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इनको ऑर्डर नहीं होते ऊपर से। अगर इनके दिल में ख्वाहिश भी हो ना हमसे मिलने की, तो वो ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं की जाती। क्योंकि ये मान लीजिए मेरी बात कि ये पपट है सारे ही, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या मोदी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब पपट है जो दलेर होते हैं, फ्री मेसन की थ्योरी पे चल रहे हैं। मेरा ये मानना है। चलो यार, चले, ये बहुत अच्छी लंबी बहस हुई है, काफी चीजें सामने आई हैं लोगों के सामने। लोगों को यकीन पसंद आएगा। लोगों से ही कहते हैं कि जरूर कमेंट्स में लिखें, अपने कमेंट्स में लिखें कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, किस तरह आपको मजा आ रहा है। तिवारी साहब का तजिया भी अलग देख लें, इरफान भाई का भी देख लें। हम लोग चाहते हैं कि एक, मैं जानना चाहता हूँ, जो आप जो बात करी, सिर्फ एक शेर कह देता हूँ, और उसके बाद में और जो आपकी बात का मुकम्मल, जो आप लगातार जो प्रोग्राम करती हैं, उसमें आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखा है। और ये शेर आपकी बात को और आपको मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि जो बेहतरीन काम आप कर रही है समीना जी, कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सही कहा, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। हम तो यही चाहते हैं, हमारे शो का मकसद भी यही है कि हम ये चाहते हैं, देखिए हम इस कंट्री में रहते हैं कि हमसे जो भी हो सकता है हम वो कर रहे हैं, मीडिया का हक अदा कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि ये देखें कि ये आपस की जो लड़ाइयाँ होती है, इससे फायदा किसी को भी नहीं होता, सारे नुकसान होते हैं। और सबसे ज्यादा पिसती कौन है? गरीब जनता, गरीब आवाम पिसती है। तो चले, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जिंदगी नहीं चल रहा, फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, नए शो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बहुत शुक्रिया।